हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत शाह है। मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का 30 क्वेश्चन, जो हमारे एक्सपीरियंस से जो लगते हैं कि हाँ इससे क्वेश्चन बन सकते हैं जीपेट और नाइपर में और साथ में आरआरबी में। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। जो सेक्शन ए में जो हम लोग डिस्कस करेंगे एरर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से, जो कि 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन 1, आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 को। एरर इन एनालिसिस इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसा कि इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं ए बी सी डी। ए में जो कि दिया हुआ मीन एंड मीडियन वैल्यू, बी में जो दे रखा है ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, सी में दे रखा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, डी में प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो बताइए कमेंट में करके कौन कौन से ऑप्शन सही है या हो सकते हैं, कौन से ऑप्शन। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एरर इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द मेजर और ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे एनालिसिस में जो एरर को डिफाइन किया गया है, जो भी हम लोग मेजर करते हैं या जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वैल्यू को, उसमें कुछ चेंजेज आ रहे हैं, जो हम लोग लेते हैं, जो एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट किए हुए ट्रू वैल्यू से, उसके बारे में बताता है एरर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ एरर इज सिस्टमेटिक एंड कंट्रोलेबल। मतलब इसमें कौन से एरर को हम लोग सिस्टमेटिक और कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, रैंडम एरर, इनडिटर्मिनेंट एरर, सी में हो गया डिटर्मिनेंट एरर, डी में हो गया ग्रॉस एरर। तो इसका जो ऑप्शन है डिटर्मिनेंट एरर, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, डिटर्मिनेंट एरर आर सिस्टमेटिक एरर अराइजिंग फ्रॉम आइडेंटिफिएबल सोर्सेज सच एज फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और इम्प्रॉपर प्रोसीजर। मतलब जो डिटर्मिनेंट एरर जो होते हैं वो एक सिस्टमेटिक एरर का कारण है, जो कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी सोर्स से, जैसे कि कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा, उसका प्रोसेस सही से नहीं चल रहा हो, जिस कारण वो एरर हो जाए, जिसका हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या कहता है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मेनली अकर ड्यू टू, ऑप्शन है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इम्प्योर रिएजेंट, एनालिस्ट बियास और जजमेंट, डी इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। इसमें जैसा कि देख सकते हैं एनालिस्ट बियास और जजमेंट, ये हमारा आंसर है। पर्सनल, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्सनल एरर ओरिजिनेट फ्रॉम द पर्सनल जजमेंट और बियास ऑफ एनालिस्ट रेदर देन द मेथड और इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या कर रहा है कि जो भी हमारा पर्सनल एरर होगा वो कहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ होगा, वो किसी भी पर्सनल यूजेस से। जैसे कोई एनालिस्ट, अब जैसे आप लोग कैसे देख रहे हैं, कोई एक सैंपल है, अब हमें उसका टेस्टिंग करना है। अब कहीं कोई अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसका क्या कारण हो सकता है, जो भी एनालिस्ट अपना सैंपल को या वे नहीं किया होगा सही से, या कुछ अदर कारण होगा कि सही से नहीं किया जिस कारण एरर आ रहा है। उसी का हम लोग पर्सनल एरर नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आर कॉज बाय फर्स्ट improper sampling, sorry, uncalibrated instrument, random fluctuation, gross mistake। बताइए कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का कारण क्या क्या काउजेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है।
तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट कब होंगे, जब हम लोग, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर आर अ सिस्टमेटिक, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो एक सिस्टमेटिक टाइप ऑफ एरर का पार्ट है, जो कि किस कारण होता है, हमारे फॉल्टी या अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के वजह से। अब आप लोग जानते होंगे कैलिब्रेटेड अनकैलिब्रेटेड क्या होता है। कैलिब्रेटेड में हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड लेते हैं, उसका भी हम, अब जैसे वेइंग बैलेंस है, अब कभी कभी वेइंग बैलेंस में हम लोग अगर कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेइंग में दिक्कत होगा, तो वो दिक्कत करेगा, जिसके कारण हमारा बहुत से एरर आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग कोई स्टैंडर्ड लेंगे, वेइंग वेइंग क्या कहा जाता है, वेइंग कोई सा भी वे करने के लिए स्टैंडर्ड आते हैं, 20 mg, उससे वे कर लेंगे, उससे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देख लेंगे, उसके अनुसार अगर वो सही बता रहा है तो फिर वो हम समझेंगे कि हाँ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर बता रहा है, तो इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, विच एरर रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ सैंपल साइज। इसका ऑप्शन क्या क्या है, प्रोपोर्शनल एरर, कांस्टेंट एरर, रैंडम एरर या इनडिटर्मिनेट एरर। तो आइए इसका हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या है, कांस्टेंट एरर आर इंडिपेंडेंट of the magnitude of measurement and become less significant with larger sample। इसमें क्या कह रहा है कि जो कांस्टेंट एरर है फुल्ली तरह इंडिपेंडेंट है, किसी पे वो डिपेंड नहीं है, उसका जो मैग्नीट्यूड मेजरमेंट करेंगे वो फुल्ली तरह डिपेंडेंट हो, अपने हिसाब से वो करेगा, मेजर या कुछ भी कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस एज। रिलेटिव एरर को एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ऑब्जर्व माइनस ट्रू वैल्यू, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट एरर इनटू 100, सी एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इनटू 100, डी ऑप्शन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। एक्सप्लेनेशन जैसा कि देख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रू वैल्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को किस तरह डिफाइन कर सकता है, फर्स्ट ऑप्शन रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, बी क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, सी प्रिसीजन ऑफ मेथड या डी एब्सेंस ऑफ एरर। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। आइए इसका आंसर देखते हैं, या क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्यूरेसी, accuracy refer to how close the experimental value is to the true or accepted value। मतलब एक्यूरेसी कब कह सकते हैं, जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट वैल्यू किया, वो कैसे, जो हम लोग कोई भी ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू चाहिए उसके नज़दीक में कितना आ रहा है, उसे हम लोग एक्यूरेसी कहेंगे। प्रिसीजन, प्रिसीजन रिफर्स टू, इसका जो प्रिसीजन को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आइए वो देखते हैं। करेक्ट आंसर जैसा कि देख सकते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, प्रिसीजन इंडिकेट हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन।
कि जो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, प्रिसीजन तो किस तरह इंडिकेट करेंगे। दो आइडेंटिकल कंडीशन ले लिए, ठीक, उसमें किस तरह हम लोग वो कैसे जो भी रिपीट मेजरमेंट कर रहे, कोई सा भी रिपीटेशन कर रहा है तो वो सेम उसके साथ में, मतलब उसके आसपास कैसे आ रहा है, उसे हम लोग प्रिसाइज करते हैं, प्रिसीजन। आइए क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इंडिकेट्स प्रिसीजन। आइए ए में देखते हैं, विथ इन द सेम लेबोरेटरी, बी बिटवीन अ लेबोरेटरी, सी अंडर रैंडम कंडीशन एंड डी ओनली फॉर इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिटवीन लेबोरेटरी। इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जैसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्सप्रेस द एग्रीमेंट ऑफ रिजल्ट बिटवीन डिफरेंट लेबोरेटरी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या रिपीटेबिलिटी एक्सप्रेस प्रिसीजन, क्या रिपीटेबिलिटी प्रिसीजन को एक्सप्रेस करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं, बिटवीन एनालिस्ट, बिटवीन लेबोरेटरी, अंडर सेम कंडीशन, डी ओवर लॉन्ग इंटरवल। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या। इसका जो करेक्ट आंसर है अंडर सेम कंडीशन, मतलब रिपीटेबिलिटी कब करेंगे, सेमी कंडीशन में, जैसे कि आपने देखा आइडेंटिकल, मतलब सेम होना चाहिए कंडीशन, तब हमारा रिपीटेबिलिटी प्रिसीजन को एक्सप्रेस करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मीन इज कैलकुलेटेड बाय, ये तो सब कोई बता सकते हैं, 11 12th में भी पढ़े होंगे, 8 9th में भी पढ़े होंगे मीन क्या होता है। आइए ऑप्शन ए देखते हैं, मल्टीप्लाइंग वैल्यू, समिंग वैल्यू एंड डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग मिडिल वैल्यू, डी इज स्क्वायरिंग डेविएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए बताइए ऑप्शन में कौन सा होगा करेक्ट आंसर, कमेंट में बताइए। चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, वही है समिंग वैल्यू एंड डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मी बाई 3, इसके आइए देखते हैं कितना होता है, आप बताइए। तो ये हमारा 1 5, तो ये हमारा 15 क्या हो गया, मीन हो गया इस टोटल नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मीडियन। मीडियन क्या है, किस तरह डिफाइन करेंगे, एवरेज वैल्यू, मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डर डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, या डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डर डाटा। इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू व्हेन डाटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप लोग जानते ही होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन किसको मेजर करता है, एक्यूरेसी को, सेंट्रल टेंडेंसी को, डिस्पर्सन को, या सिस्टमेटिक एरर को। बताइए कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिस्पर्सन।
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मेजर द स्प्रेड ऑफ डाटा अराउंड द मीन एंड इंडिकेट प्रिसीजन। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? जो भी डाटा हमारे सामने है उसका मीन को बताएगा और उसका प्रिसीजन को बताएगा कि प्रिसाइज है कि नहीं है, उसके बारे में स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, 14। इसमें क्या कर रहा है? विच कंडीशन रिप्रेजेंट हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन? ऑप्शन ए, क्लस्टर अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू, स्कैटर अराउंड ट्रू वैल्यू, क्लस्टर नियर ट्रू वैल्यू, स्कैटर फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा स्कैटर अराउंड ट्रू वैल्यू। तो इसमें हम लोग क्या इसको एक्सप्लेनेशन किस तरह देंगे? रिजल्ट में बी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑन एवरेज बट लैक रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है क्लोज रहेगा ट्रू वैल्यू के, बट रिप्रोड्यूसिबिलिटी की कमी रहेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? रैंडम एरर आर आल्सो कॉल्ड, फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर, इनडिटर्मिनेट एरर, कांस्टेंट एरर, प्रोपोर्शनल एरर। आइए रैंडम एरर को हम लोग और किस तरह से कह सकते हैं? तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। रैंडम एरर को हम लोग इनडिटर्मिनेट एरर कह सकते हैं। रैंडम एरर occurs unpredictably and cause scatter in replicate measurement। रैंडम एरर क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है, उसको हम लोग उसका जो रेप्लिकेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो जो भी मेजरमेंट होगा जिसके कारण एरर होगा, उसी को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलता है। ग्रॉस एरर आर मेनली ड्यू टू, ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशन, ह्यूमन मिस्टेक्स, इन्वायरमेंटल नॉइज या केमिकल इंटरफेरेंस। जो ग्रॉस एरर जो होता है वो किस कारण हो सकता है? तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। बाई ह्यूमन मिस्टेक। जाहिर सी बात है, कोई सा भी अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं या कोई सा भी अगर टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर ह्यूमन मतलब हम लोग, अगर हम लोग कोई चीज़ सही से नहीं करेंगे या मिस्टेक कर देंगे तो वो सारे चीज़ को खराब कर सकती है, एरर कर सकती है। मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन। ये क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलता है। रिलेटिव मीन डेविएशन क्या है? ऑप्शन मीन डेविएशन इन 200, मीन डेविएशन अपॉन मीन इन 200, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन या एरर अपॉन मीन। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मीन डेविएशन अपॉन मीन इन 200। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, which statistical parameter is most sensitive to extreme value? इसमें क्या कह रहा है? कौन सा स्टेटिस्टिकल पैरामीटर है जो कि मोस्ट सेंसिटिव है कोई भी बहुत ज़्यादा वैल्यू का, एक्सट्रीम वैल्यू बहुत ही हद से ज़्यादा हो? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। मीन, मीन में आप देखते ही हैं, एक्सेल वगैरह देख ही रखे हैं, कितनों लाखों को जो भी हो सम करना हो एक बार में मीन में डालें तुरंत आ गया मीन। एक क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रिसीजन इम्प्रूव व्हेन। प्रिसीजन को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एरर इंक्रीजेज, स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीजेज, एक्यूरेसी डिक्रीजेज या बियास इंक्रीजेज। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीजेज। इसके किस तरह डिक्रीज करेगा? जो भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कम करेंगे, कम वाले जो भी होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमें बेटर रिजल्ट और हाईली प्रिसाइज रिजल्ट देगा। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना अच्छा हमारा रिजल्ट या प्रिसाइज डाटा। तो इस तरह हमारा एरर, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का जो डिस्कशन करेंगे टाइट्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइट्रेशन इज अ टेक्निक यूज टू। टाइट्रेशन के टेक्निक को हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज करते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। आइडेंटिफाई कंपोनेंट, ऑप्शन बी दे रखा डिटरमाइन अननोन कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी दे रखा सेपरेट मिक्सचर या ऑप्शन डी मेजर पीएच ओनली। तो क्या लगता है क्या इसका ऑप्शन होगा सही आंसर? सही ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान आंसर है इसका। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। जैसे अब कोई अननोन सैंपल है, उसके कंसंट्रेशन पता लगाना है, तो हम लोग उसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालेंगे टाइट्रेशन के द्वारा, जिससे कि हमें उसका कंसंट्रेशन मालूम चल जाएगा कि कितने कंसंट्रेशन का अननोन सोल्यूशन है। नंबर 22 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एनालाइट, ऑप्शन बी टाइट्रेंट, ऑप्शन सी इंडिकेटर, ऑप्शन डी सॉल्वेंट। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या है? एक हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं जिसको हम लोग टाइट्रेशन के दौरान डालते हैं, अननोन का सैंपल भी कह सकते हैं, उसमें डालेंगे, उसी को हम लोग टाइट्रेंट बोलेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इज टर्म एज। जो अननोन कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन को, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब बता दीजिए इसमें से देख के क्या कह सकते हैं। स्टैंडर्ड होगा नहीं, स्टैंडर्ड ऑलरेडी नॉन कंसंट्रेशन है, तो ए ऑप्शन हटा दीजिए। बी इंडिकेटर भी होगा नहीं, उसे भी हटा दीजिए। बफर को भी हटा सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी एनालेट। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। एनालाइट, या देखें एनालाइट। एनालाइट क्या है? एक सब्सटेंस है जो उस कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट अकर व्हेन। जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो कब होगा और कैसे होगा? फर्स्ट, इंडिकेटर चेंज कलर, बी रिएक्टेंट आर स्टोइकियोमेट्रिकली इक्वल, सी एक्सेस टाइट्रेंट एडेड, डी रिएक्शन स्टॉप। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, रिएक्टेंट आर स्टोइकोमेट्रिकली इक्वल। क्या होगा
कैसे होगा, जब कोई भी हम लोग, कब होगा इक्विवेलेंस पॉइंट, जो भी केमिकली इक्विवेलेंट अमाउंट है टाइट्रेंट और एनालाइट का, जब रिएक्ट करेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। इंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय, इंड पॉइंट को किस तरह डिटेक्ट करेंगे? ऑप्शन है पीएच मीटर ओनली, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, इंडिकेटर कलर चेंजेस या टेम्परेचर चेंजेस। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंडिकेटर कलर चेंजेस। इंड पॉइंट कब होगा, जैसा मान लिया हमने कोई इंडिकेटर डाला, कोई नप्थलीन जो भी, अब हम लोगों ने डाला, अब NOH और HCl के रिएक्शन करा रहा है, कब होगा? जैसे ही अगर हमारा कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कलर चेंज होते ही, उसी को हम लोग इंड पॉइंट कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलता है। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब इसमें से इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन प्राइमरी स्टैंडर्ड का प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन है हाई प्योरिटी, स्टेबिलिटी इन एयर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाई मोलिकुलर वेट। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या होगा। आइए इसका जो ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसमें क्या है, जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होगा वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना चाहिए, जो कि एक्यूरेट वेइंग को कर सके। मान लिया अब कोई चीज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, वे कर रहे हैं, कुछ एयर के कांटेक्ट में या वाटर के प्रेजेंस में आके कुछ चिपक जाए, जिसके कारण हमारा कुछ एक्यूरेट नहीं आ सकता वेइंग करने के दौरान, तो इसलिए हमें नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होना चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड जो भी ले रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। कार्बोनेट को प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वोलेटाइल इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, प्योर एंड स्टेबल, हाईली रिएक्टिव। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्योर एंड स्टेबल। इसका जो, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो स्टेबल होता है, प्योर होता है एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत ही आइडियल है। नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए मोल्स पर लीटर, बी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, सी फार्मूला वेट पर लीटर या डी मोल्स पर केजी सॉल्वेंट। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलिटी का कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह बताएंगे, जो भी ग्राम लिए हैं वो हम लोग उस ग्राम को कितने लीटर में वो कर रहे हैं, तो उसका जो भी कंसंट्रेशन आएगा उसको वो हमारा नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। दिखाता है नॉर्मलिटी, जैसे नॉर्मलिटी हो गया, ये नॉर्मलिटी हो गया, ये हम लोग कितना ले रहे हैं, ग्राम ले लिए अपन, वॉल्यूम लीटर, ठीक, ये हमारा क्या हो गया नॉर्मलिटी। इस तरह हम लोग नॉर्मलिटी को देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे आ गया मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, डिपेंड ऑन
मोलरिटी किस पे डिपेंड होगा? हमारे पहला ऑप्शन टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। जैसे कोई भी वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो उसी लिए हम लोग मोलरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया। आइए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइट्रेशन टाइप? इनमें से कौन सा टाइट्रेशन का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए एसिड बेस, रिडॉक्स, सी ऑप्शन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, या डी क्रोमेटोग्राफिक। क्रोमेटोग्राफिक क्या है हमारा? क्रोमेटोग्राफिक जो है हमारा एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि सेपरेट करता है कोई भी कंपाउंड को। जो कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।